मैं आप लोगों का बहुत मशकूर हूँ कि आज आप बावजूद ट्रैफिक के इन रुकावटों के मसरूफियात के बड़ी तादाद में यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और हमें इज़्ज़त बख्शी है। हम इस पे आपका मशकूर हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा जनाब अब्दुल वासी से, नायब अमीर जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा व MPA इनायतुल्लाह खान से और नायब अमीर जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा जनाब हाजी नूरुल हक से और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा सुहेबुद्दीन काका खेल और जो हमारे सेक्रेटरी इत्तलात हैं जनाब सैयद जमात अली शाह से। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए, चूँकि कल 28 नवंबर को हुकूमत के 100 दिन पूरे हो गए हैं और ये एक ऐसा इवेंट है जिसकी अहमियत ख़ुद हुकूमत ने बनाई थी, इसलिए मैं चाहता हूँ इस हवाले से जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा का जो मौक़िफ़ है वो आप लोगों के सामने रखूँ। ये आप लोगों को इल्म है कि हुकूमत ने इलेक्शन से पहले 100 डेज़ का 35 पॉइंट पर मुश्तमिल एक प्रोग्राम दिया था और कौम से वादा किया था कि जब हमें इक़्तिदार मिलेगा तो हम इस 35 नकाती 100 रोज़ा प्लान को 100 दिन के अंदर यकीनी बनाएंगे। फिर इसके साथ साथ मदीने की रियासत बनाने का ऐलान किया गया, नया पाकिस्तान बनाने का ऐलान किया गया, 2 नहीं 1 पाकिस्तान बनाने का ऐलान किया गया। ये जितने भी नारे थे और दावे थे ये बहुत ही खुशकुन थे और जो मदीने की रियासत का नारा था और जो 100 रोज़ा 35 नकाती प्लान था वो भी बहुत ही एक मौसर प्लान था और एक बहुत अच्छा मंसूबा इन्होंने सामने रखा था। लेकिन हुआ क्या इन 100 दिनों में, ये हमारी आज का मौजू है। अगर हम तरतीबवार ले लें तो मैं कोशिश करता हूँ कि चंद अहम एस्पेक्ट्स जो इस 100 डेज़ प्लान का है वो बुलेट्स में आपके सामने रख लूँ। मईशत को अगर हम ले लें तो मईशत के हवाले से कोई वादा और कोई दावा वो इन 100 दिनों में पूरा नहीं हुआ। कहा गया था कि हम पाकिस्तानी मईशत का जो पैरासिटिक नेचर है, मुफ्तखोरी और तुफेली मईशत की जो इसकी नेचर है, इसको चेंज करेंगे। ये चेंज नहीं हुआ। कहा गया कि हम डेट ट्रैप को तोड़ेंगे, जो जाल है कर्ज़ों का इसको तोड़ेंगे। और ये भी कहा गया कि IMF के साथ के पास जाने का और कर्ज़े लेने से बेहतर होगा कि हम ख़ुदकुशी कर लें। लेकिन IMF के पास भी गए हैं और बाकी लोगों से भी कर्ज़े लिए हैं। बल्कि कहा गया कि वी डेस्परेटली नीड सऊदी लोन, अमाराती लोन, चाइनी लोन, IMF लोन। हम तो बेचैन हैं, बेकरार हैं और इन कर्ज़ों के बग़ैर जो हैं हमारा काम जो है नहीं चल सकता और हमारे दिवालिया हम हो जाएंगे। मईशत की सूरत हाल ये है कि ग्रोथ रेट जो है वो 6.2 से 4% पे आ गया, डॉलर 134 पर पहुंच गया। रुपए की जो डिप्रिसिएशन हुई उसके नतीजे में 1100 अरब रुपए पाकिस्तान के कर्ज़ों की मालियत बढ़ गई। 1100 अरब रुपए बैठे बिठाए पाकिस्तान के ऊपर कर्ज़े बढ़ गए। स्टॉक एक्सचेंज इस दौरान क्रैश हुआ और 750 अरब रुपए उसमें सरमाएकारों के डूब गए। इन्फ्लेशन रेट जो हैं वो 5.8 से बढ़कर 6.8 हो गई। इंपोर्ट हमारे बढ़ गए और एक्सपोर्ट जो हैं वो कम हो गए और जो गैप था वो मज़ीद आगे बढ़ गया। रिमिटेंसेस जो पाकिस्तान की मईशत को बहाल रखने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है वो भी गिर गए। बैरूनी ममालिक से जो ज़र मुबादला आ रहा है उसकी जो वॉल्यूम है वो कम हो गई। जो ब्लीडिंग SOEs हैं, ब्लीडिंग स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं, उनका सर्कुलर डेट 1000 अरब रुपए से तजावज़ कर गया और इन 100 दिनों में इसके हवाले से कोई मंसूबा सामने नहीं आया। FRDL है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट 2005।
FRDL, ये एक्ट है, नेशनल लेवल पर कानून है कि पाकिस्तान अपनी GDP का 60% से ज़्यादा कर्ज़े नहीं ले सकता। इसको कहते हैं FRDL, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट। इस वक्त जब ये हुकूमत आई है, हमारे जो कर्ज़े हैं वो GDP के 72.5% पर हैं और ये मज़ीद कर्ज़े ले रहे हैं। मज़ीद कर्ज़े लेना गैर कानूनी है, खिलाफ कानून है। हुकूमत के अपने बनाए हुए जो एक्ट है FRDL 2005 उसकी खिलाफ वर्जी है। तो इस वक्त पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट खसारा है वो गुज़िश्ता 5 सालों के बुलंद तरीन सतह पर है। टैक्स टू GDP रेशो ये हमारा एक सबसे बड़ा मसला है, और जब तक टैक्स टू GDP रेशो बढ़ेगा नहीं उस वक्त तक पाकिस्तान की इकॉनमी अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो सकती। इस हवाले से कोई CBR की रिफॉर्म्स, टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए कोई सिग्निफिकेंट विजिबल हमें ना इक़दामात नज़र आए और ना पॉलिटिकल विल जो है वो नज़र आई। तो ये तो मईशत की सूरत हाल है। मईशत का जो है भट्ठा बैठ गया है और मईशत जो है वो बहुत बुरी हालत के अंदर गुज़िश्ता 100 दिनों में पहुंच गई है। इस ख़राब मईशत का नतीजा है कि महंगाई बढ़ गई है, और डॉन अखबार के सर्वे के मुताबिक अक्टूबर का महीना जो गुजर गया गुज़िश्ता, ये गुज़िश्ता 4 सालों में सबसे ज़्यादा महंगाई रिकॉर्ड की गई है इसमें, अक्टूबर के महीने में। और पेट्रोल, डीज़ल, गैस, बिजली, अद्वियात और ज़रूरियाती ज़िंदगी के अशया, उसकी कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं, मुसलसल बढ़ रही हैं। और ड्रोन हमले महंगाई की सूरत में, महंगाई का बम आप उसे कह लें, और महंगाई का एक सैलाब है जो इस वक्त हुकूमत की इस नाकिस माशी पॉलिसियों की वजह से वो सामने आ गई हैं। तो ये तो महंगाई की सूरत हाल है। खुसूसन वो लोग जो पावर्टी लाइन से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनकी सूरत हाल बहुत ही अफसोसनाक और काबिल रहम है। फिर हुकूमत ने गुड गवर्नेंस और तब्दीली के बड़े नारे लगाए थे कि हम ऐसी तब्दीलियाँ लाएंगे, ऐसी गुड गवर्नेंस करेंगे। उसमें कहा गया था कि गैर मुल्की दौरे नहीं होंगे। 6 गैर मुल्की दौरे अभी तक वज़ीर आज़म साहब कर चुके हैं। उसमें कहा गया था कि गैर मुल्की दौरों में चार्टर्ड तैयारा इस्तेमाल नहीं होगा। चार्टर्ड तैयारा वज़ीर आज़म साहब इस्तेमाल कर रहा है। कहा गया था कि जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो ईवान सदर, वज़ीर आज़म हाउस, गवर्नर हाउसेस, चारों वज़राए आला हाउसेस, इसको हम यूनिवर्सिटीज़ और जामियात और तालीमी इदारों के अंदर तब्दील करेंगे, और इसमें हमारे जो वज़रा हैं, गवर्नर हैं, वो नहीं रहेंगे और मैं ख़ुद भी नहीं रहूँगा। लेकिन वज़ीर आज़म हाउस, गवर्नर हाउसेस, वज़राए आला हाउसेस, ईवान सदर उसी तरह शाखर्चियों के साथ बढ़ रहा है। बल्कि आज की खबर ये है कि खैबर पुख्तनख्वा के वज़ीर आला हाउस का जो ख़र्चा है वो जो एलोकेटेड बजट है उससे 8 करोड़ बढ़ गया है। वो शाखर्चियाँ, वो जो 2 पाकिस्तान है, एक गरीबों का पाकिस्तान है और एक शाखर्चियों करने वाले हुक्मरानों का पाकिस्तान है, वो न सिर्फ ख़त्म नहीं हुआ है बल्कि उसमें आज के अखबारात ये कह रहे हैं कि उसमें इजाफा हुआ है। इसका मतलब ये था प्रोटोकॉल हम नहीं लेंगे, भरपूर अंदाज से प्रोटोकॉल लिया जा रहा है, और उसी अंदाज से कि हेलीकॉप्टर इस्तेमाल नहीं करेंगे। हेलीकॉप्टर को बिल्कुल एक आपसे कह सकते हैं कि एक गाड़ी के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल जिस शरह के साथ इस हुकूमत ने 100 दिनों में किया है, हकीकत यह है कि वो एक रिकॉर्ड है। ये सारे गवर्नर हाउस को गिराना, वज़ीर आज़म हाउस में ना रहना, ईवान सदर में ना रहना, प्रोटोकॉल ना लेना, चार्टर्ड तैयारों को इस्तेमाल ना करना, गैर मुल्की दौरों के ऊपर ना जाना, ये सारे के सारे दावे जो थे ये फ्रॉड था, ये शराब था, ये धोखा था। हमने देखा इन 100 दिनों में कि जो वादे और दावे किए थे PTI की हुकूमत ने बड़ी डठाई के साथ, बड़े धड़ल्ले के साथ उसकी खिलाफ वर्जी की है। फिर आप गुड गवर्नेंस को देख लें। इन्होंने कहा था कि हम नेपोटिज्म ख़त्म करेंगे, मेरिटोक्रेसी की हुकूमत होगी। लेकिन आप देखें DPO पाक पतन के साथ क्या हुआ।
IG पंजाब ताहिर खान के साथ क्या हुआ, IG इस्लामाबाद के साथ क्या हुआ, पुलिस रिफॉर्म्स कमीशन के चेयरमैन नासिर खान दुर्रानी के इस्तीफे की सूरत में क्या सूरत हाल सामने आई, और जिस रफ्तार से बिलखसूस खैबर पुख्तनख्वा में डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर तब्दील किए जा रहे हैं, इस अंदाज से तो क्लर्कों के तबादले भी नहीं होते, तो भरपूर अंदाज से वो जो एक ब्यूरोक्रेसी के ऊपर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस करना है और उसकी आज़ादी को सलब करना है, वो अमल जो है इस हुकूमत ने जारी रखा है। लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम दस्तूरी तकाज़ा है, उसको टैंपर किया जा रहा है, उसके पर काटे जा रहे हैं, और उसको जिस तरह बाइख्तियार बना के बिलाखिर इख्तियारात का इर्तिकाज़ वहाँ पे मुंतकिल करना था, उस चीज़ को रोल बैक और रिवर्स किया जा रहा है। तो ये तो इनकी तब्दीली के नारन और गुड गवर्नेंस की जो दावे थे उसकी सूरत हाल। फिर करप्शन वो एक ऐसा नुक्ता था जिसकी बुनियाद पे गुज़िश्ता 10 साल में, बल्कि मैं कहता हूँ कि PTI ने फ्रॉम द डे 1 करप्शन के ख़िलाफ़ बात की है और करप्शन को अपनी इस पूरी कैंपेन का बुनियाद बनाए। आइए देखते हैं कि इन 100 दिनों में PTI की हुकूमत ने अपने इस जो मेन इशू था इसके हवाले से इक़दामात के तनाजुर में और लेजिस्लेशन के तनाजुर में क्या कार्रवाई की है। करप्शन के हवाले से अभी तक कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन हमें नज़र नहीं आई, कानून साजी कोई नहीं हुई, बल्कि खैबर पुख्तनख्वा के एहतिसाब कमीशन ही को ख़त्म किया गया, जो कि एक सवाल है, क्या एहतिसाब कमीशन ख़त्म करके इस बात का ऐलान है कि करप्शन ख़त्म हो गया, और इस पे जो करोड़ों रुपए कौम के ख़जाने से खर्च हुए उसका हिसाब कौन देगा? कौन उसका हिसाब देगा जो कौमी ख़जाने से करोड़ों रुपए इस पे खर्च किए गए और अब इसको बग़ैर किसी के परफॉर्मेंस डिलीवर करे उसको ख़त्म कर दिया गया। ये कौम के ख़जाने के साथ जुल्म है और ये कौम के ख़जाने के ऊपर डाका है। फिर आप देख लें कोई कानून साजी नहीं हुई और कोई बड़ा करप्शन का जो एक आपसे कह सकते हैं स्कैंडल हो, उसे कोई लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंचाया गया। मसलन आप देख लें EOBI 40 अरब रुपए का करप्शन है, नो प्रोग्रेस। ओमनी ग्रुप सर जो 73 बिलियन रुपए का करप्शन है, नो प्रोग्रेस। NICL नो प्रोग्रेस। पानामा पेपर्स के 435 अफराद, नो प्रोग्रेस। 150 मेगा करप्शन स्कैंडल नेब के साथ जो पेंडिंग पड़े हैं, नो प्रोग्रेस। स्टेट बैंक के कर्जा खोरों की जो लिस्ट है, नो प्रोग्रेस। बेनामी अकाउंट से थाउजेंड ऑफ बिलियंस रुपीस जो ट्रांजैक्शन हुई है, नो प्रोग्रेस। कोई प्रोग्रेस इस मेगा करप्शन जो 200 अरब रुपए स्विस अकाउंट्स में और फॉरेन अकाउंट्स में पड़े हैं, वजीर ख़जाना ऐलान कर रहे हैं कि इसकी कोई वजूद नहीं है, ये तो है ही नहीं, इसका तो कोई वजूद ही नहीं है। ये बड़ी अफसोस की बात है। 180 डिग्री का यू टर्न करप्शन के हवाले से इन 100 दिनों में ये PTI की हुकूमत ने ली है, और जिससे कौम शदीद एक आपसे कह सकते हैं कि सख्ते की हालत में है। BRT 49 अरब से 67 अरब रुपए के ऊपर पहुंच गया है, और जिसको अप्रैल 2018 में तकमील तक पहुंचना था, 2018 के आखिर तक तकमील तक नहीं पहुंचा, 2019 के अंदर बात जारी है, और मुसलसल उसकी डिज़ाइन में तब्दीलियों से उसके अखराजात 67 अरब से भी बढ़ने के जो हैं वो इम्कानात हैं। तो ये तो करप्शन के हवाले से जो इनके दावे थे और जो इनका कहते हैं कि ये हमारा मेन इशू है, उस मेन इशू के हवाले से इनकी गैर संजीदगी और मुजरिमाना गफलत का लेजिस्लेशन और इक़दामात के हवाले से इनका रवैया रहा है। फिर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को आप देख लें। लॉ एंड ऑर्डर में आप देख लें, इन 100 दिनों में मौलाना समीउल हक साहब शहीद किए गए, ताहिर खान दावड़ SSSP हाजिर सर्विस इस्लामाबाद से अगवा हुए, 2 हफ्ते अगवा रहे और फिर अफ़गानिस्तान से उसकी लाश मिलती है। कराची में चाइनीज़ कौंसलेट के ऊपर हमला हुआ और अगज़ई का ख़ुदकश धमाका हुआ, और खुसूसन ये मौलाना समीउल हक साहब और ताहिर खान दावड़ की जो शहादतें हैं, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है हुकूमत की लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के ऊपर। तो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल में भी हुकूमत कामयाब नहीं हो सकी है, और जिसकी वजह से फ्लाइट ऑफ कैपिटल जो हैं
वो पाकिस्तान से सरमाए का जो फरार है, परवाज़ है, वो जारी है। फिर आप सूबाई हुकूक और फाटा के बारे में देख लें कि फाटा के बारे में भी ये बड़े दावे करते थे, लेकिन जब इनके पास इख्तियार आया है तो इन 100 दिनों में फाटा के हवाले से और प्रोविंशियल राइट्स के हवाले से इस हुकूमत ने क्या किया है। सबसे पहली चीज़ है NFC। आइन के आर्टिकल 160, आर्टिकल नंबर 160 के मुताबिक हुकूमत का दस्तूरी फ़र्ज़ है कि वो एस्टेब्लिश करेगा NFC कमीशन को और फिर अवार्ड जारी करेगा। अभी तक कमीशन बना नहीं है, अवार्ड जारी करना तो दूर की बात है, कमीशन बना नहीं है, इसलिए अवार्ड कैसे जारी होगा। और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेशनल रिसोर्सेज, उसके लिए NFC का मौजूद होना और फिर नेशनल फाइनेंस कमीशन के अवार्ड जारी होना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तक हुकूमत ने प्रोविंशियल राइट्स के हवाले से जो बुनियादी इशू है उसको हाथ तक नहीं लगाया है। फिर 18वीं तरमीम के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और ख़ुद हुकूमत के वफाकी वज़रा 18वीं तरमीम के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। हमने पहले भी ये वाज़िह किया है कि द पाकिस्तान फेडरेशन इज़ द मोस्ट सेंसिटिव फेडरेशन ऑफ द वर्ल्ड। 18वीं तरमीम दस्तूर पाकिस्तान की रूह के मुताबिक है, अगर इसको छेड़ा गया तो ये मुल्क की सलामती से खेलने के मुतरादिफ होगा और वो लोग दरअसल इस मुल्क को इंतशार की तरफ धकेलना चाहते हैं, जो 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ जो हैं बाग़ियाना एक रवैया रखते हैं। फाटा इंज़माम को मंतक़ी अंजाम तक नहीं पहुँचाया गया। उसमें पुलिस सिस्टम का इस्टेब्लिश करना, अदालतों को एक्सटेंड और इस्टेब्लिश करना, सूबाई असम्बली के इंतखाबात करवाना, बल्दियाती इंतखाबात करवाना, मेगा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स देना, खासादार को भर्ती करना पुलिस की फोर्स में, और उसके साथ साथ जो 30,000 मुलाजमतें हैं नौजवानों को, वो NFC के अंदर उनको 3% चीज़ें देना। ये तमाम इशू फाटा के हवाले से ऐसे हैं कि इसके ऊपर हुकूमत ने इंतहाई तसाहुल और मुजरिमाना गफलत का मुजाहिरा किया है, और 100 दिन पूरा होने के बावजूद ना उनको NFC में हिस्सा दिया गया और ना जो फाटा की मर्जर उसको एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचा दिया गया, और ग्राउंड पे नज़र आने वाले इक़दाम हमें नज़र नहीं आते। मैं अपनी बात को समेटते हुए एग्रीकल्चर के ऊपर भी बात करूंगा। LNG इंपोर्ट को रिड्यूस किया गया। जब LNG इंपोर्ट को रिड्यूस किया गया तो उसके नतीजे में फर्टिलाइज़र सेक्टर को दचका लगा, और फर्टिलाइज़र सेक्टर को जब दचका लगा तो खाद की कीमतें बढ़ गई। खाद की कीमतें बढ़ गई। एक तरफ से LNG इंपोर्ट को रिड्यूस किया गया, उसकी वजह से खाद की कीमतें बढ़ गई। दूसरी तरफ से रुपए की डिप्रिसिएशन की गई, उसकी वजह से कीमतें बढ़ गई। यानी दोनों तरफ से कीमतें बढ़ गई, और जो एग्रीकल्चर इनपुट्स है वो इस वक्त बहुत ही महंगे हो गए हैं। आप अंदाज़ा इससे कर लें कि यूरिया इन 100 दिनों में जो यूरिया खाद है 1350 रुपये से 1750 रुपये पर पहुंच गया। जो DAP है, डाई अमोनियम फॉस्फेट, वो 2445 रुपये से 3504 रुपये पर पहुंच गया। ये जो इनपुट है एग्रीकल्चर इनपुट्स है, इनकी कीमतें बढ़ गई हैं। फिर ये हुकूमत ऐसी हुकूमत है कि इसने सप्लीमेंट्री बजट में, ये बड़ी हैरानकुन बात है, सप्लीमेंट्री बजट में जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है टोबैको के ऊपर, जो हमारा मेन कैश क्रॉप है KP का, वो 10 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया। 10 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये टोबैको प्रोडक्ट के ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा दिया गया, जो कि नीचे ये कारखानादार जो हैं वो किसान को और काश्तकार को मुंतकिल करेंगे, जो कि हमेशा से होता है। अच्छा, ये जो 300 रुपये कर दिया गया, इससे लोकल जो आपकी टोबैको इंडस्ट्री है वो तो ख़त्म हो जाएगी, मल्टीनेशनल के हाथों में ये चीज़ आ जाएगी, कोटा कम हो जाएगा। जो टोबैको है खैबर पुख्तनख्वा की मेन क्रॉप, ये ओपियम का अल्टरनेट था। आप लोगों को इल्म होगा, अफ्यून काश होता था, उसके अल्टरनेट के तौर पर टोबैको आया। आप टोबैको के साथ जो 120 अरब रुपए ये वफाक इससे आमदन लेती है टैक्स के मद में। अभी जो 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी था, 120 अरब रुपए। आप दे क्या रहे हैं?
आप सब्सिडी नहीं दे रहे खाद के ऊपर, पेस्टिसाइड के ऊपर, एग्रीकल्चर इनपुट्स के ऊपर, आपने फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो 10 रुपए से 300 रुपए, दुनिया की किसी मुल्क में इसकी मिसाल नहीं मिलती कि इतनी लॉन्ग जंप किसी ड्यूटी के अंदर वो लगाया गया हो। किसान बहुत तबाह है, किसान के साथ बहुत दुश्मनी की है, और ये जो पॉलिसियाँ हैं इस हुकूमत की, ये किसान दुश्मन, एग्रीकल्चर दुश्मन पॉलिसियाँ हैं जो कि इन लोगों ने जारी रखी हुई हैं। फिर डैम के बारे में कि हम डैम बनाएंगे, पानी का मसला है, बनाना चाहिए। इस वक्त जो बाशा डैम है उसके ऊपर 1400 अरब रुपए तहमीना है खराजात का, 1400 अरब रुपए। 900 अरब रुपए होंगे तो ग्राउंड वर्क शुरू होगा। आपको पता है गुज़िश्ता 100 दिनों में डैम फंड में कितने पैसे आए हैं? 8.5 अरब रुपए, 8.5 अरब रुपए आए हैं। ये गैर संजीदगी है डैम बनाने के हवाले से, ये मिसमैनेजमेंट है और एक फ्लॉट मंसूबा है कि इस अंदाज से डैमों की तामीर की तरफ पेशरफ की जा रही है। 8.5 अरब रुपए उसमें आए हैं, 900 अरब रुपए होंगे तो ग्राउंड वर्क शुरू होगा, 1400 अरब रुपए उसका जो है वो लागत है, तखमीना है लागत का। तो इस हवाले से जो स्कार्सिटी है वाटर की और जो क्राइसिस है वाटर का, उसको, उस चैलेंज को मीट करने के लिए हुकूमत की एक कमज़ोर किस्म की पॉलिसी जो है हमें नज़र आ रही है। पार्लियामेंट ने भी 100 दिन पूरे किए, नेशनल असम्बली ने। मैं इस पर भी ज़रा बात करूं। कौमी असम्बली 15वीं कौमी असम्बली है हमारी, जो मौजूदा कौमी असम्बली है ये 15वीं कौमी असम्बली है, और इसने 25 जुलाई को हलफ लिया, तो 25 नवंबर को इसके 100 दिन पूरे हो गए हैं। 13 अगस्त को इन्होंने हलफ लिया और इसके 23 को 100 दिन जो है वो पूरे हो गए हैं। इन 100 दिनों में कोई लेजिस्लेशन नहीं हुई, सिर्फ एक सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल, जिसको सप्लीमेंट्री बजट कहा जाता है, वो कौमी असम्बली ने पास किया है। नो लेजिस्लेशन 100 डेज में। अच्छा, एक और बात जो वादा किया था कि वजीर आजम का क्वेश्चन आवर होगा, वक्फा सवालात होगा, अभी तक क्वेश्चन आवर्स कौमी असम्बली में वजीर आजम के लिए उसका आगाज नहीं हो सका इस 100 दिनों में। फिर कहा गया, आप अंदाजा कर लें, 40-50 कमेटियां होती हैं कौमी असम्बली की, और पार्लिमानी निज़ाम में ये कमेटियां आंख, कान और दिमाग का काम करती है पार्लियामेंट की, जो स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं। कानून के मुताबिक 30 दिनों में स्पीकर स्टैंडिंग कमेटी बनाएंगी और अगले 30 दिनों में उसका चेयरपर्सन का इंतखाब होगा, यानी 7 दिनों में कमेटी भी बनेगी और उसके चेयरमैन और चेयरपर्सन का इंतखाब भी होगा। लेकिन 100 दिन हो गए हैं, अभी कौमी असम्बली के स्टैंडिंग कमेटीज नहीं बनी है। ये कानून की खिलाफ वर्जी है। ये पार्लिमानी बिजनेस के साथ पीटीआई की हुकूमत का, पीटीआई कोलेशन का एक गैर संजीदगी का रवैया है कि जो 30 दिनों में कमेटियां बननी थी, स्टैंडिंग कमेटीज, जो कि आंख है, कान है, दिमाग हैं, और जो असल वर्क जो होता है पार्लियामेंट का, वो कमेटीज के अंदर होता है। वो बरतानवी जमहूरियत में जो है वो पार्लियामेंट को कहा जाता है पार्लियामेंट ऑन एग्जीबिशन, और कमेटियों को कहा जाता है पार्लियामेंट एट वर्क। लेकिन अभी तक वो कमेटियां भी नहीं बनी। गैर संजीदा रवैया है पार्लियामानी बिजनेस के हवाले से ये पीटीआई की हुकूमत का। और फिर इसके साथ साथ जितने रेड लाइंस हैं पाकिस्तानी समाज के, उसको छेड़ा गया। कादियानियों के लिए खुलकर सॉफ्ट कॉर्नर का ऐलान किया गया और कादियानियों को लाया गया। खत्म नबूवत के जो इशू है उसके ऊपर ज़र्ब लगाने की कोशिश की गई। आतिफ मियां को लाया गया, फिर उसका दिफा किया गया, और फिर उसके बाद अवामी एहतजाज पर उससे पसपाई इख्तियार की गई। फिर नामूस रिसालत और 295C के बारे में इसी हुकूमत ने सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी IT में बिल पेश किया कि जो 295C के तहत FIR दर्ज करेगा और साबित नहीं कर सकेगा, उसे 295C का सजा मिलेगी। और फिर अवामी एहतजाज पर खुद दरख्वास्त देकर उस बिल को वापस ले लिया गया। फिर इसराइली जहाज़ की आमद अभी तक एक मुअम्मा है। फिर खुद हुकूमती एक खातून रुकन कौमी असम्बली ने कहा कि इसराइल को तस्लीम किया जाए।
مکے کا قبلہ ہمارا ہو گیا اور فلسطین کا قبلہ ان کا ہو گیا. یہ ہماری ریڈ لائنز ہیں. اور اب آخر میں مدارس کو کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو نیکٹا کے ساتھ رجسٹر کیا جائے. نیکٹا دہشت گردی کے تدارک کا ادارہ ہے. کیا مدارس کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے کہ آپ اسے نیکٹا کے؟ یہ تو 35 لاکھ طلبہ پر مشتمل ہمارے بہت بڑے محسنین ہیں جنہوں نے یہ مدارس کا سلسلہ قائم کیا ہے. یہ جو ہمارے ریڈ لائنز ہیں، عقیدہ ختم نبوت، ناموس رسالت، بیت المقدس، فلسطینی کاز کو سپورٹ کرنا، اور اس کے ساتھ مدارس اور مساجد کا یہ سلسلہ، مسلسل ان 100 دنوں میں ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی اور کوشش کی گئی کہ اس کے اندر تبدیلی کریں. اور جب عوام اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، احتجاج سامنے آئے، اس کے بعد پھر اس سے واپس ہوئے ہیں. تو یہ 100 دنوں میں یہ جو ریڈ لائنز ہیں اور جو بہت ہی بنیادی ایشوز ہیں پاکستانی قوم کے، ان کے ساتھ مستقل چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے. اور آخری بات یہ کہ نوجوانوں کی بات کی گئی ہے اور کہا گیا کہ 10واں نقطہ ہے میرا آخری، کہ نوجوانوں کو ہم یہ پاکستانی معیشت کا انجن ہوگا، اور 60% یوتھ ہے ہمارے ہاں، اور یوتھ کو ہم روزگار دیں گے اور یوتھ اور تعلیم کو ہم پرائرٹی دیں گے. صورتحال یہ ہے کہ بیرونی ملک افرادی قوت کو ایکسپورٹ کرنے کا کوئی ابھی تک نہ معاہدہ ہوا ہے، نہ کوئی قابل عمل منصوبہ سامنے آیا ہے کہ ہمارا جو سکلڈ اور انسکلڈ لیبر ہے اس کو کیسے ایکسپورٹ کر کے پاکستانی اکانومی کی ترقی کے لیے استعمال کیا جائے. ابھی تک ان 100 دنوں میں کوئی ایگریمنٹ، کوئی پلان، کوئی معاہدہ، کوئی منصوبہ جو ہیں وہ سامنے نہیں آیا ہے. 850 PhDs گزشتہ 1 مہینے سے بنیگالہ کے سامنے اس وقت دھرنا دیے بیٹھے ہیں. 850 PhDs، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ PhDs ہیں جسے حکومت نے میرٹ کی بنیاد پہ PhD کرائی، اب ہمیں روزگار دیا جائے. حکومت ان 850 PhDs کو نہ روزگار دے سکی ہے اور نہ ان کو کوئی گائیڈنس دے سکی ہے. اسٹوڈنٹ یونین کے انتخابات جو جمہوری، اپنے آپ کو جمہوری لوگ کہتے ہیں، اور ان کو چاہیے تھا کہ ان 100 دنوں کے اندر اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن کا اعلان کرے. اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن کا ابھی تک کوئی اعلان نہیں کیا گیا. الٹا حکومتی جو وزراء ہیں اور گورنر ہیں وہ طلبہ تنظیموں کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، اور طلبہ اور تعلیمی اداروں کے اندر ایک آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک پولیس اسٹیٹ کا جو ماحول ہے اس کو قائم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو گزشتہ 100 دن جو ہیں، جو وعدے کیے تھے، ہم نے کہا تھا کہ یہ بہت اچھے نعرے ہیں، ٹال کلیمز ہیں اور بہت اچھا پروگرام ہے، ہم اس کا ساتھ دیں گے. لیکن ہمیں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ 100 دن کا پروگرام ایک فراڈ تھا، ایک دھوکہ تھا، ایک فریب تھا، ایک سراب تھا. اور گزشتہ 100 دنوں میں وہ جو پلان انہوں نے دیا تھا اس کے اوپر بالکل انہوں نے کوئی پیش رفت نہیں کی ہے. اور پی ٹی آئی جو ہیں، میں سمجھتا ہوں میڈیا کے ساتھ جس طرح انہوں نے کیا ہے، اشتہارات بند کر دیے، بڑے تعداد میں میڈیا پرسنز جو ہیں وہ بے روزگار ہو رہے ہیں. کراچی پریس کلب کے اوپر چھاپے اور بڑے اعلیٰ پائے کے صحافیوں کو، جنہوں نے ایک نسل وہ صحافت کی دنیا میں گزارے ہیں، ان کو دہشت گردوں کی طرح گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کو غائب کیا جا رہا ہے. تو پریس کلب بھی ان 100 دنوں میں محفوظ نہیں رہے. اور ان 100 دنوں میں بڑے پیمانے پر درجنوں کے حساب سے جو ہیں ہمارے جو صحافی برادری ہیں وہ بے روزگار ہوئی ہیں، اور وقتاً فوقتاً پریس کلب کے سامنے ان کے احتجاج اور ان کے دھرنے بھی اس حوالے سے جاری ہیں. تو یہ جو پی ٹی آئی ہے، اس وقت پی ٹی آئی عوام کی جو امیدیں ہیں اس کا ایک پولیٹیکل ایبارشن سینٹر بن گیا ہے. پی ٹی آئی ایبارشن سینٹر ہے، پولیٹیکل ایبارشن سینٹر ہے، جہاں ایبارشن ہو رہی ہے عوام کی امیدوں کا، عوام کی خوابوں کا، عوام کی توقعات اور ایکسپیکٹیشنز کا. اور بڑے ڈٹائی کے ساتھ جو ہیں انہوں نے یو ٹرن لیا ہے اپنے ان وعدوں سے. اور ہمیں بالکل اتفاق ہے، کل ایک بہت سلیم صافی صاحب نے اپنے کالم میں لکھا ہے کہ جو 10 سال جلسے کرتے تھے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے تھے، تو ہم یہ سوچتے تھے کہ یہ اس کے آگے اہدنا الصراط المستقیم کیوں نہیں پڑھتے. تو اب پتہ چلا کہ اہدنا الصراط المستقیم اس لیے نہیں پڑھتے
کہ ان کے دماغ میں پہلے سے تھا کہ ہم نے یو ٹرن لینا ہے, صراط مستقیم پر نہیں جانا ہے, سیدھے راستے پر نہیں جانا ہے, یو ٹرن لینا ہے. اس لیے صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین تک جاتے تھے اور اہدنا الصراط المستقیم کی طرف نہیں جاتے تھے. تو اس کو عوام جو ہیں, ہم انشاءاللہ عوام کی رہنمائی کریں گے جماعت اسلامی, اور اس حکومت نے جو وعدے کیے ہیں اس کا پیچھا اور تعاقب انشاءاللہ کریں گے. بہت شکریہ.